सो अपने सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस हो चुके हैं। अभी हमें एक एक करके टैब्स पढ़ने हैं। तो होम टैब हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। अब देखते हैं इंसर्ट टैब। एंड इंसर्ट टैब में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दैट इज पाइवट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल तीन ऑप्शंस है, एक है पाइवट टेबल, एक है रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स एंड टेबल। अब जब मैंने ये पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टेबल का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया है ये ऑलरेडी एज अ टेबल मैंने बना के रखा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो टेबल डिजाइन लिख के आ रहा है। तो अगर ये टेबल नहीं होता, इसको अगर मैं नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा कि अगर मुझे पर्टिकुलर कोई भी डेटा जो है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके ओके प्रेस करेंगे तो ये अब टेबल में कन्वर्ट हो गया। फिर पाइवट टेबल क्या होता है एग्जैक्टली हमारे पूरे डेटा का एक समराइजेशन रिपोर्ट की तरह बोल सकते हो पाइवट टेबल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मेरे पास क्या क्या कॉलम्स है, ट्रांजैक्शन आईडीज है जो कि हर रो के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन आईडीज होंगे। फिर ट्रांजैक्शन डेट है, किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था, रेवेन्यू कितना हुआ था उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, कितना खर्चा हुआ था, एक्सपेंसेस कितना हुआ था, उसमें प्रॉफिट कितना है, उस ट्रांजैक्शन का कैटेगरी क्या था, रीजन कौन सा था, डिपार्टमेंट क्या था, प्रोडक्ट लाइन क्या था, कस्टमर सेगमेंट, पेमेंट किस मेथड से किया था एंड डिस्काउंट कितना परसेंट हमने दिया था उसको। इन सारे चीजों का अपने पास डेटा है। अब समराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे देखना है कि हर रीजन में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब इन शॉर्ट कि यूरोप का कितना रेवेन्यू है टोटल, नॉर्थ अमेरिका का कितना रेवेन्यू है। तो अगर यहाँ पर देखोगे एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच अलग अलग रीजन है, उनका मुझे टोटल रेवेन्यू देखना है। तो एक तो मेथड क्या बन सकता था कि हम लोग यहाँ पर जाके यूनिक मेथड यूज करते, यहाँ से लेके तो जितने यूनिक वैल्यूज है वो आ गए यहाँ पर रीजन के। तो यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज करके, हाँ, और पूरा का पूरा कॉलम पास कर दिया तो उस कॉलम में जितने भी सिर्फ यूनिक वैल्यूज थे वही उसने बता दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, सम इफ यूज करूंगा। सम इफ में क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन का रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अपना क्या होना चाहिए, यूरोप होना चाहिए। फिर कॉमा, सम रेंज रेवेन्यू। तो ऐसे करने से अपने को सारे रीजन्स का वन बाय वन रेवेन्यू मिल गया। ठीक है, लेकिन इस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले यूनिक वैल्यूज फाइंड करो, उसके बाद सम इफ लगाओ, वो फाइंड करो। अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू देखना होता हर रीजन का, एवरेज रेवेन्यू ऑफ ईच रीजन, तो मुझे यहाँ पर सम इफ के बजाय क्या लिखना पड़ता, यहाँ पर जाके खुद से ही करो, एवरेज इफ, फिर रेंज, क्राइटेरिया किस पे लगाना है, मुझे रीजन पे लगाना है। तो ये सिलेक्ट करो, कॉमा, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, रीजन शुड बी यूरोप, कॉमा, फिर एवरेज किसका निकालना है, रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का कॉलम सिलेक्ट करो, एंटर। तो ये मिला मुझे यूरोप का रेवेन्यू, ड्रैग किया तो सबका एवरेज रेवेन्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सब प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ रहा है अगर मुझे रीजन वाइज वैल्यूज देखने हैं तो। सिमिलरली अगर मुझे रीजन वाइज नहीं देखना है, मुझे देखना है डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट, ये सेम प्रोसेस मुझे फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लेंदी प्रोसेस बन जाएगा अगर मुझे चेंज करके चेक करना है। तो इस सब के लिए एक बहुत ही क्विक एंड इजी अल्टरनेटिव बन जाता है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल में हम लोग को सेम चीज अगर करनी होती, मुझे देखना है टोटल रेवेन्यू हर रीजन का, तो मैं क्या करूंगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा, मेरा टेबल कौन सा है वो सिलेक्ट करूंगा।
तो ये वाला मेरा टेबल है, कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पर आ गया टेबल का नाम टेबल वन। और मुझे जो पाइवट टेबल है वो कहाँ पर ऐड करना है, मैं दो चीजें डिसाइड कर सकता हूँ, या तो नए पेज पे एक नया शीट बनाऊं या फिर इसी पेज पे कहीं पर भर दो। ठीक है, तो मैं अभी अभी के लिए एग्जिस्टिंग ही रखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ पर एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट हो चुका है। अब मुझे सेम ऊपर के वैल्यूज देखने हैं, इसको पहले इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर देखो चार विंडोज ओपन हो चुके हैं या फिर पेन्स ओपन हो चुके हैं जहां पर हम लोग ड्रैग कर सकते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रीजन। तो रीजन उठाया, और रीजन रोज में, तो रोज में डाल दिया रीजन। यहाँ पर रीजन्स आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू लिया, वैल्यूज में डाला, खत्म। इतना इजी था टोटल रेवेन्यू निकाल। सिमिलरली अगर मुझे टोटल रेवेन्यू नहीं चाहिए, मुझे एवरेज रेवेन्यू चाहिए, तो मुझे बस क्या करना है, इस वैल्यूज पे जाके राइट क्लिक करो, सॉरी लेफ्ट क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, और यहाँ पर चेंज कर दो सम को एवरेज से। एवरेज वैल्यू आ गए हर रीजन के। वही अभी मुझे एवरेज वैल्यू रीजन के नहीं देखने, मुझे देखने हैं एवरेज वैल्यूज ऑफ पेमेंट मेथड। हर पेमेंट मेथड से एवरेज कितना अमाउंट मिला है मुझे, वो देखना है। तो यहाँ से ये जो रीजन है उसको हटा दो, और पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर दो, हो गया। क्लियर है, इतना इजीली हम लोग किसी भी पार्ट को, किसी भी समराइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पाइवट टेबल्स। ठीक है, तो पाइवट टेबल्स का काम ही यही होता है, फिल्टरिंग करना, समराइज करना पूरे के पूरे डेटा को। तो एक बार फिर से देखते हैं अभी दूसरे शीट में ऐड करके। तो सेम चीज अगर मुझे दूसरे शीट में ऐड करनी है, मैं कंट्रोल ए करूंगा, इंसर्ट पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट यहाँ पर लिख के आ गया, ओके। एक नया शीट ओपन हुआ शीट वन नाम से, और यहाँ पर मेरा कैनवस है। तो मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ पेमेंट मेथड, एंड अब देखता हूँ मैं प्रॉफिट। हर पेमेंट मेथड में कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो आ गया। फिर से अगर एक और बार मुझे किया, मुझे अभी टोटल प्रॉफिट भी देखना है एंड एवरेज प्रॉफिट भी देखना है। तो यहाँ पर मैं एवरेज लिख दूंगा। तो ये टोटल प्रॉफिट दिख रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीजें हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइवट टेबल्स। अब मैं एक और चीज क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दो चीजें अगर मैंने ऐड कर दी रोज में, पेमेंट मेथड भी रीजन भी, तो वो स्पेसिफाई करके बताएगा कि बैंक ट्रांसफर में, दिख रहा है ना, बैंक ट्रांसफर में टोटल सम कितना मिला था, ये वैल्यू मिला था। रुको इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि बैंक ट्रांसफर से टोटल कितना सम ऑफ प्रॉफिट मिला है, 3.6 मिलियन। लेकिन एवरेज कितना है, 10.5 थाउजेंड। कैश का है 9.1 मिलियन, एवरेज है उसका 10.6 मिलियन थाउजेंड। क्रेडिट कार्ड का 5 मिलियन है, एवरेज उसका 9.6 थाउजेंड। पेपल का 2.8 मिलियन, टोटल प्रॉफिट है एंड एवरेज प्रॉफिट है 9.7 थाउजेंड। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ड्रिल डाउन करके देखना है कि एग्जैक्टली हाँ ठीक है, 3.63 मिलियन प्रॉफिट हो रहा है बैंक ट्रांसफर का, लेकिन हर रीजन में कितना हो रहा है। तो ये ऐसे एक को अगर हम क्लिक करता हूँ, एक्सपांड करता हूँ, तो मुझे ये फिल्टरिंग मिल जाएगा, या फिर सब रीजन्स का पर्सनल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि बैंक ट्रांसफर में टोटल 3.63 मिलियन हुआ है सेल,
या फिर प्रॉफिट, तो वो हर रीजन उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो बाकी सबका कम कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? अफ्रीका कर रहा है बैंक ट्रांसफर में। सिमिलरली अगर मैं कैश में देखता हूँ तो अगेन कैश में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? अफ्रीका कर रहा है। एंड सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? साउथ अमेरिका। यहाँ पर सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था बैंक ट्रांसफर में? एशिया। क्रेडिट कार्ड अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगेन अफ्रीका है एंड सबसे कम साउथ अमेरिका। पेपल देखेंगे सबसे ज्यादा अगेन अफ्रीका एंड सबसे कम साउथ अमेरिका। क्लियर है? ऐसे हम लोग देख सकते हैं, वैल्यूज चेक कर सकते हैं यूजिंग ईदर कॉलम्स या फिर रीजन। तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज हटा देता हूँ एंड रीजन को रोज से हटा के कॉलम्स में ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐसे स्प्रेड आउट डेटा बन जाएगा कि अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या बताएगा? 1.67 मिलियन क्या बता रहा है कि यूरोप में कैश से कितना प्रॉफिट हुआ है। ये जो वैल्यू है 0.54 मिलियन, ये क्या बता रहा है? साउथ अफ्रीका में क्रेडिट कार्ड से कितना प्रॉफिट हुआ है। ये जो 3.32 मिलियन है, ये क्या बता रहा है? ओवरऑल यूरोप में कितना प्रॉफिट मिला है। हाँ, सारे कंट्रीज का, कॉन्टिनेंट्स का स्पेसिफिकली, रीजन्स का स्पेसिफिकली अलग अलग बता रहा है। क्लियर है? पाइवट टेबल कैसे काम कर रहा है? रोज कॉलम्स वैल्यू समझे। अब मुझे फिल्टर देखना है, तो फिल्टर में क्या होगा? फिल्टर में अगर मैं ऐड करता हूँ डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर एक अलग से दो रोज का एक कुछ नया टेबल बना। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स। ये सब क्या है? डिपार्टमेंट्स है। तो जैसे ही मैं कोई एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता हूँ, आईटी कर दिया, ओके, तो सारे के सारे वैल्यूज चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या फिल्टर लगा है कि सम ऑफ प्रॉफिट बाय पेमेंट मेथड बट ओनली फॉर आईटी डिपार्टमेंट। अगर मैं यहाँ पर कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, ऑपरेशंस, तो ये अब क्या बता रहा है? सम ऑफ प्रॉफिट बाय पेमेंट मेथड बट ओनली फॉर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। क्लियर है? फिल्टर्स कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग इंडिविजुअली हर वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि मुझे डेटा देखना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस का देखना है। सेम चीज अगर मुझे फॉर्मूला से करना होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। मुझे अगर फॉर्मूला से यही चीज करना है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिक पेमेंट मेथड, एंटर, ये पेमेंट मेथड्स आ गए। फिर इज इक्वल्स टू सम एफ, सम का रेंज क्या होगा मेरा? प्रॉफिट, प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया, तो यहाँ पर अभी क्या क्राइटेरिया लगा सकते हैं हम लोग? क्राइटेरिया रेंज में अपना ये डिपार्टमेंट जाएगा ना, नहीं डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, पेमेंट मेथड कॉमा दिस। तो ये कैश के लिए, इसको फिर से यहाँ पर जाओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स, तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट बाय पेमेंट मेथड। लेकिन मुझे ये देखना होता कि सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के लिए कितना प्रॉफिट है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? इस फॉर्मूला में जाएंगे, कॉमा, डिपार्टमेंट का रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एचआर, और इस सेम को ड्रैग करना पड़ेगा। अब ये आ गया टोटल प्रॉफिट बाय पेमेंट मेथड बट ओनली फॉर एचआर डिपार्टमेंट। तो एक जो छोटी सी चीज थी उसको करने के लिए मैं फॉर्मूलाज भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वर्सेस तुम ये सेम चीज पाइवट टेबल से करोगे तो बहुत इजीली तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यूज एंड रोज क्लियर हुए? इसमें कुछ डाउट है? तो अगर मैं ये हटा देता हूँ, अब मुझे अगर ये देखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, किसका कितना परसेंट है, मतलब ठीक है सम ऑफ प्रॉफिट देख लिया। अगर मैं रीजन वाइज देखता हूँ
या फिर कैटेगरीज कितने, हाँ चलो इतने कैटेगरीज है, ये सम ऑफ प्रॉफिट है। मुझे ये जानना है कि कौन सा वाला कैटेगरी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द टोटल। मतलब अगर ठीक है मेरा सेल टोटल प्रॉफिट टोटल हो रहा है 20 मिलियन, तो इस 20 मिलियन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सबसे कम कौन कर रहा है, सेम इक्वल लेवल के कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से वाले डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पर नंबर्स देख के तो बोल ही सकते हो, लेकिन हम लोग को अगर परसेंटेज देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे उस पे क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओ और ये पूरा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, शो वैल्यू एज पे जाना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। किसका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, तो अब ये क्या मिला मुझे कि एचआर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%, मार्केटिंग 16%, ऑपरेशन 13%, R&D 40%, सेल्स 19%। क्लियर है। तो जो हमारे पास नंबर्स में वैल्यू था, नंबर्स में डेटा था, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, वो भी बस कुछ क्लिक्स के थ्रू। अगेन यही सेम चीज तुम फॉर्मूला से भी कर सकते हो। पाइवट टेबल ऐसे है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो पाइवट टेबल से कर सकते हो लेकिन नॉर्मली तुम लोग नहीं कर सकते, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज फंक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन पाइवट टेबल वही चीज को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जब भी कोई एक्सेल का बंदा हायर करेंगे तो उसे पाइवट टेबल के बारे में सब कुछ आता होगा। क्लियर है, समझा यहाँ तक। तो ये सारे फंक्शंस तुम लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर और क्या क्या लिखा है। एवरेज सम हमने देखा, काउंट क्या होता है, मैक्स मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब तो ऑलरेडी पता है हमें। फिर यहाँ पर कुछ अलग वैल्यूज है कि नो कैलकुलेशन रखोगे तो नॉर्मल नंबर्स आएंगे। फिर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल लिखोगे, अभी अपना जो कॉलम टोटल है एंड जो ग्रैंड टोटल है वो सेम ही है, कॉलम टोटल भी यही है, ग्रैंड टोटल भी यही है, तो दोनों के लिए सेम ही परसेंटेज आएंगे। अगर मैं यहाँ पर जाके देखूंगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो 10, 16, 13, 40, 19 ये आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने गया परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, फिर भी सेम ही डेटा है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि कॉलम टोटल एंड ग्रैंड टोटल इस केस में इस पाइवट टेबल में सेम ही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करने जाता परसेंटेज ऑफ रो टोटल, तो क्या आता, ये मेरा डेटा है नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पर करने जाऊंगा परसेंटेज ऑफ रो टोटल, तो क्या आंसर आएगा इसका। अब ये एक रो है ना, एचआर का एक रो है, ठीक है। तो रो में कितने वैल्यूज है, एक ही वैल्यू है, तो इसका टोटल भी क्या होगा, वही होगा ना। तो यही, अगर मैं 10 के लिए 10 कितना परसेंट होगा, बताओ, पूछ रहा हूं मैं। 10 के लिए 10% नहीं पूछ रहा हूँ, एक नंबर है ये, 10 एक नंबर है, इसका 10 कितना परसेंट है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर मैं पूछता हूँ कि 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा ना। 100 का 10% 10 ही होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि 100 के लिए 10 मतलब कितना परसेंट है, 10% होगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ 50 के लिए 20 कितना परसेंट है, 50 के लिए 20 ये अमाउंट कितना परसेंट होगा। चलो, चलो नहीं 20 नहीं आएगा, 50 के लिए 25 कितना परसेंट होगा। 50 के लिए 25 कितना परसेंट है, 50 का 5% कितना होगा, 1% कितना होगा 50 का। अरे बाप रे, खतरनाक मैच है तुम लोगों का तो। अरे 50 का ये आधा है ना, मतलब 50% है 50 का,
25 50% होता है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि 10 का 10 कितना परसेंट है, 10 का 10% नहीं पूछ रहा हूं मैं, 10 ये नंबर का 10 कितना परसेंट होगा। अब मैंने यहां पर क्या पूछा था कि 50 का, 50 मेरा टोटल है, 25 50 का कितना परसेंट होगा, 50% आया। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ 10 का, 10 ये नंबर, 10 के लिए 10 तो 100% ही होगा ना, 50 के लिए 50 100% ही है, 10 के लिए 10 100% ही है, एक ही नंबर है, 50 है। 50 का 100% कितना होगा, 50। 100 का 100% कितना होगा, 100। 1 का 100% कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर जब एक ही वैल्यू होता है तो उसका 100% क्या होता है, वही वैल्यू होता है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, तो सबका क्या आएगा, 100% ही आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है, वो वैल्यू 100% ही होगा। ये वैल्यू चेंज कब होगा, जब मैं कोई वैल्यूज और ऐड करता हूँ। अगर मैंने अभी मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर चुका हूं मैं, तो अब ये जो ग्रैंड टोटल है इसका परसेंटेज चेंज होगा। रुको, ये हटाना पड़ेगा। तो अब ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो गए, 42.70, 11.5, 16.2, क्योंकि हमने क्या किया, रोज में मल्टीपल रोज ऐड, एक सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। जब हम पहले कर रहे थे परसेंट ऑफ रो टोटल, तो रो एक ही था, सॉरी, रो मल्टीपल थे, कॉलम एक ही था, तो इसलिए आंसर 100% ही आ रहा था। तो ये अगेन खुद से जब ट्राई करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन इसमें से ज्यादा यूज नहीं करोगे, इसमें से तुम लोग यूजुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतने ही ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, कि ओवरऑल कॉलम का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल रो का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, एंड विदाउट एनी कैलकुलेशन, मुझे परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन देखना ही नहीं है, मेरे को नंबर्स देखने हैं। यही तुम लोग ज्यादा प्रेफर करते हो या फिर ज्यादातर यूज करोगे। लेकिन फिर भी अभी के लिए पूरे के पूरे जितने भी अपने शो वैल्यूज एज के टाइप्स आते हैं वो सब ट्राई करके देख लो, कोई भी। काय काय ये काय सांगू, सम ऑफ प्रॉफिट पे जाना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, शो वैल्यूज एज, और यहाँ पर जाके परसेंट ऑफ रो टोटल। ओके, हाँ, जो वैल्यूज वाला सेक्शन होगा ना वहां पे जाके सम ऑफ प्रॉफिट ऐसे याद मत रखो। यहाँ पर चार सेक्शंस है ना, फिल्टर्स, कॉलम, वैल्यू। तो हमें वैल्यूज वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर जाके क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, और फिर शो वैल्यूज एज में जाओ। यहाँ पर दो ऑप्शंस है, समराइज वैल्यूज बाय शो वैल्यूज एज। तो शो वैल्यूज एज में जाओ, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। अब अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करता हूँ तो वैल्यूज थोड़े चेंज होंगे। अब नीचे यहाँ पर 100% आ गया और यहाँ पर अलग वैल्यूज। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें किस वे से रिपोर्ट को दिखाना है सामने वाले को, बॉस को, स्टेक होल्डर को, उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज चेंज करेंगे अपने। क्लियर है यहाँ तक। अब ये भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली इसका फिर हम लोग काम क्या करेंगे, यूज क्या करेंगे। तो यूज से ही हम लोग चार्ट्स वगैरह बनाते हैं अच्छे से। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर मेरे पास एक पाइवट टेबल है, और हाँ, अगर कभी सूझे नहीं कि तुम लोग को अगर एक डैशबोर्ड बनाना है, लेकिन इस पर्टिकुलर डेटा कौन सा टेबल बनेगा ये नहीं सूझ रहा है, तो तुम लोग क्या यूज कर सकते हो, इंसर्ट टैब में जाके रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितने भी रिकमेंडेशंस हैं एक्सेल की तरफ से वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जाता हूँ, ओके, तो उसने खुद से ही ये पूरा डेटा बना के दिया, जहां पर यहाँ पर है प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से एवरेज डिस्काउंट कितना मिल रहा है हर प्रोडक्ट लाइन के लिए,
उसका टोटल रेवेन्यू कितना है और उसके टोटल कितने ऑर्डर्स आए। ये डेटा हमको मिल गया बना के। किसने बनाया था? एक्सेल ने ही सजेशन दिया था। तो अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तो यहाँ पर जाके इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स भी देख सकते हो, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स भी देख सकते हो। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में ही ये जो चार्ट्स वाला सेक्शन है ये यूज कर सकते हो इसको विजुअलाइज करने के लिए। तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट करो, या तो यहीं से डायरेक्टली सीधा सीधा कोई भी एक चार्ट डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, तो अपना ये पाई चार्ट बन चुका है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल पाइवट टेबल्स ऐड करेंगे डेटा में जाके। कंट्रोल ए करो, इंसर्ट पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग, कहाँ पर था? अपना शीट वन में था। यहाँ पर जाओ, ओके। तो यहाँ पर कैनवास ओपन होगा, यहाँ पर फिर से मे बी रीजन, तो रीजन एंड प्रॉफिट, ये टेबल बना, डेटा बना। इसको सिलेक्ट करो, या तो यहाँ से भी पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी सिलेक्ट करो या फिर इंसर्ट में जाके अगेन जो भी तुम्हें चार्ट बनाना है, जो भी तुम्हें चार्ट लग रहा है कि हाँ इस डेटा के लिए ये चार्ट बढ़िया लगेगा, वो चार्ट सिलेक्ट करो, ओके कर दो। अगेन एक चार्ट बन गया अपना, दो चार्ट बन गए। और फिर इन चार्ट्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमें कैसे वो चार्ट्स दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मे बी ये जो ऊपर ऐसे लिखा है सम ऑफ प्रॉफिट, वो सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो फील्ड्स बटन पे जाके ऑफ कर दो उसको। यहाँ पर जाके बस तुम्हें क्या करना है, फील्ड बटन्स को ऑफ करना है, तो वो सारी चीजें चली जाएंगी। अगर ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे नहीं देखना है, तो यहाँ पर जाओ प्लस में, और यहाँ पर कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन मिल जाएंगे कि तुम्हारे पास इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। एक्सिस देखने हैं, नहीं देखने हैं। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, वर्टिकल वाला नंबर्स नहीं चाहिए। नंबर्स हटा दिए। फिर एक्सिस का टाइटल नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर रीजन सबको समझ में आ ही जाएगा, तो वो टाइटल भी नहीं चाहिए। चार टाइटल चाहिए मेरे को, लेकिन वहां पर कुछ और लिखा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा कि मे बी टोटल प्रॉफिट बाय रीजन, ये लिख दिया मैंने। फिर प्लस में जाके अगेन डेटा लेबल्स, मतलब वैल्यूज देखने हैं या नहीं देखने हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। फिर वैल्यूज एग्जैक्टली कहाँ पर देखने हैं, मुझे सेंटर में रखने हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, तो सिलेक्ट करो इसको, जनरल पे जाओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम, डबल कॉमा, कोट्स में एम, तो ये आ गया मिलियंस में डेटा। तो यहाँ पर भी अभी मिलियंस में ही दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर जाओ और उसके जो यहाँ पर कलरिंग ऑप्शंस है वो चेंज कर दो। टेक्स्ट फील ऑरेंज करो, या फिर कोई और चीज करनी है तुम लोग को, मे बी वाइट, वाइट से भी ज्यादा विजिबल नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ऑरेंज ही रखते हैं। इसको बोल्ड वगैरह कुछ करना है, बैकग्राउंड पास करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे डेटा टेबल नीचे ऐड करना है कि एग्जैक्टली वैल्यूज क्या कैसे दिख रहे हैं, तो वो कर सकते हो। एरर बार्स, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए मुझे, हटा दो। लेजेंड मतलब ये जो टोटल लिखा है, अब यहाँ पर एक ही कलर है, एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर लेजेंड का मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर देखोगे तो हाँ, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली ग्रे वाला रीजन किसका है, तो यहाँ पर ये जो लेजेंड का कॉलम है, लेजेंड का सेक्शन, ये काम का है। लेकिन यहाँ पर नीचे तो कोई काम का नहीं है, तो इसको हटा ही दो। प्लस में जाना है, लेजेंड हटा देना। तो ये अपना एक चार्ट बन चुका है। सिमिलरली इसको भी हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट। और अगेन वैल्यूज वगैरह सब देखना चाहते हो, प्लस में जाओ, डेटा लेबल्स ऑन, तो यहाँ पर परसेंटेज वगैरह दिखने लग गए। अब वो वहां पर कहाँ पर दिखने चाहिए,
वो तुम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे तुम्हें। सिर्फ परसेंटेज दिखाना चाहते हो या फिर कुछ और भी दिखाना चाहते हो, वो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। डेटा कॉल आउट में जाके मोर ऑप्शंस में जाके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या शो करना है वहाँ पे। वैल्यूज, सीरीज नेम, कैटेगरी नेम, ये सब हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, इसलिए मैंने यही रखा। होम पे जाके इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, इसको कर दिया थोड़ा बोल्ड। तो ये अपना एक और चार्ट बन गया। तो ऐसे ही हम डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल में, ऐसे ही मल्टीपल चार्ट्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पर सब चार्ट्स बना के मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है चार्ट्स बनाना, क्योंकि तुम्हें बस क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी चार्ट चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है इनटू पाई चार्ट, तो मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पर जाके पाई चार्ट, पाई चार्ट बन गया। क्लियर है? तो ये बहुत इजी काम है चार्ट्स बनाना। मेन काम तुम लोग का थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है कि वो विजुअली भी अपीलिंग दिखना चाहिए, और यहाँ पर एग्जैक्टली पाइवट टेबल क्या बनना चाहिए, ये सोचने वाला पार्ट है। ठीक है, फिर ये चार्ट्स बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक नया शीट ओपन करते हैं, जहां पर हम लोग व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस हटा देते हैं, तो पूरा ब्लैंक बन जाता है। फिर चाहिए तो कोई बैकग्राउंड ऐड करो जो कि तुम्हारे थीम को मैच करेगा। मे बी ये अभी के लिए। एंड फिर यहाँ से जाके सारे के सारे चार्ट्स उठा के लाने। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल चार्ट्स ऐड करेंगे डैशबोर्ड बनाने के लिए। चाहिए तो यहाँ पर तुम अपना जो भी टाइटल है वो लिख सकते हो। तो ये सारे कस्टमाइजेशंस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, तो ये चार्ट्स हो गए, ये अपना बेसिक डैशबोर्ड का टाइप हो गया। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डैशबोर्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसर। तो अगर इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पर स्लाइसर्स के दो ऑप्शन है, एक स्लाइसर है, एक टाइमलाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पर जाके अगर मैं स्लाइसर्स क्लिक करता हूँ, स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये सारे ऑप्शंस आ गए। ये सारे क्या ऑप्शंस है, किसके ऑप्शंस है, जो हमने कॉलम्स देखे थे टेबल में, वो सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर मैं अभी इनके अलावा क्या पेमेंट मेथड है, तो पेमेंट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, और एक यहाँ पर एक चेक बॉक्स टाइप आ गया। तो जैसे ही मैं बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ, वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो अगर इसको भी हम लोग कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर लेके जाएंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस चार्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मैं अगर एक भी स्लाइसर को छेड़ता हूँ, कुछ भी चेंजेस करता हूँ, तो जितने भी चार्ट्स है सब में चेंजेस हो। तो हमें क्या करना है, स्लाइसर सिलेक्ट करना है, स्लाइसर पे जाना है, और ये ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शंस। रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करो, और जितने भी पाइवट टेबल्स में तुम्हें चेंजेस अप्लाई करने हैं, वो सिलेक्ट करो। ओके, तो अब सब पे अफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये स्लाइसर या फिर फिल्टरिंग जो है, एंड चार्ट्स एंड पाइवट टेबल्स, ये डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक्सेल के अंदर। तो इंसर्ट में ये जो टाइमलाइन है, अब ये टाइमलाइन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा हो ऐसा जहां पर टाइम रिगार्डिंग डेटा हो। ठीक है, टाइम रिलेटेड डेटा हो, तो हम लोग टाइमलाइन वाला एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। अभी के लिए तुम क्या करो, ठीक है, एक और चीज ये इलस्ट्रेशंस वाला भी बता देता हूँ। तो यूजुअली ये इलस्ट्रेशंस का भी जो पार्ट है,
वो भी हम तभी यूज करते हैं जब हमें डैशबोर्ड बनाना होता है और कोई सिंबल्स या फिर अपने मे बी कंपनी का लोगो ये सब चीजें ऐड करनी है, तब हम लोग ये यूजुअली पिक्चर्स वगैरह यूज करते हैं। तो दिस पिक्चर्स में दिस डिवाइस में जाओगे तो मेरे डिवाइस में जितने भी फाइल्स होंगे, इमेजेस होंगे वो दिखेंगे। तो डाउनलोड्स में जाके तो वो एक इमेज आ जाएगा यहाँ पर, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, एज अ बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए तो। या फिर अगर मेरे कंपनी का लोगो होता तो वो मैं ऐड कर देता यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड के बाजू में। नेटफ्लिक्स का रिगार्डिंग डेटा होगा तो हम लोग यहाँ पर नेटफ्लिक्स का डेटा ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं दिखाने के लिए। फिर अगर ऑनलाइन ढूंढना है तो ये ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर स्टॉक इमेजेस, उससे तुम लोग ऑनलाइन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। फिर शेप्स, शेप्स में जाके अगेन हम डिफरेंट टाइप के शेप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी स्लाइसर है, जो भी चार्ट्स है, उनको एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करने के लिए। अब इसको अगर ऊपर लेके जाना है, हाँ, सेंड बैक, तो ऐसे हम लोग इसका अगर मैं कलर बैकग्राउंड रिमूव कर दूं तो मतलब क्या होगा कि नीचे के बस ऊपर का बस डेटा दिखेगा, नीचे का अपना फॉर्मेटिंग जो है वो दिखेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं इंसर्ट टैब में से, यूजुअली बेसिकली टू क्रिएट डैशबोर्ड। ठीक है, तो इल्यूस्ट्रेशंस टेबल्स एंड चार्ट्स वाला पार्ट देख लो खुद से। स्लाइसर्स अगेन अपना हो चुका है, वो भी खुद से थोड़ा बहुत देख लो। टेक्स्ट बॉक्स, अब लिंक एंड कमेंट इतना हमें काम का चीज नहीं है, ये जो अगेन पूरा हेडर फुटर वर्ड वाला इक्वेशन वाला सिंबल वाला जो सेक्शन है अपने काम का नहीं है एज अ डेटा एनालिस्ट। यहाँ पर हाँ टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स डैशबोर्ड लिखा है, वो एक सेल के अंदर लिखा है, मुझे अगर सेल के अंदर नहीं लिखना है, मुझे अलग से लिखना है, तो वो उन चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। यहाँ पर जाके फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है, फिर ऐसे इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का बेनिफिट क्या है कि मतलब यहाँ ये जो चीज है ये मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जहां भी जाऊं वहां पे उसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, एंड अगेन जैसे भी शेप शेप लेते हो तुम्हें एक शेप फॉर्मेट का डिफरेंट टैब दिखेगा जहां पर तुम बाकी सारे ऑप्शंस यूज करके उसके साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो टू मेक योर रिपोर्ट अट्रैक्टिव। ठीक है, एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा ये काम तो होता ही है कि एक्यूरेट रिपोर्ट डिलीवर करना, लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ वो अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए, तभी सामने वाले को वो पढ़ने का इच्छा होगा। एज अ फ्रेशर एटलीस्ट हमारा रिपोर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जब भी रिज्यूमे पास करो, जब भी अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करो, किसी को दिखाओ, तो उससे वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। ठीक है, क्योंकि डेटा की एक्यूरेसी एज अ फ्रेशर, जब तुम अपना डमी डेटा पे टास्क बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो डेटा की एक्यूरेसी चेक करने कोई नहीं आने वाला कि ये वैल्यूज एक्यूरेट है या नहीं है। वो क्या देखेंगे बस कि तुम्हारा डेटा, तुम्हारा डैशबोर्ड कितना ज्यादा विजुअली अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फोकस तुम्हारा वहां पे होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी ये सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस देख लो खुद से। अब नेक्स्ट हम लोग बस ये स्पार्क लाइंस देखेंगे इंसर्ट टैब में से, एंड देन दूसरा फॉर्मूला टैब पढ़ेंगे कल। क्लियर है? और एक टास्क भी दे रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट तुम्हें आगे क्या करना है इस डैशबोर्ड का। हाँ, मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगा ब्लिंकिट का, तुम्हें इस तरह से अपना डैशबोर्ड बनाना है। अब यहाँ पर मैंने देखो क्या किया है, अपना डेटा अलग शीट में, पूरा का पूरा डेटा, फिर मैंने पाइवट टेबल नाम का अलग शीट बना के रखा है जहां पर मेरे सारे
पाइवट टेबल्स है, यहाँ पर से मैंने चार्ट्स बनाए, उनको कट और पेस्ट किया यहाँ पे। क्लियर है? तो अब अगर देखोगे, ये पूरा इंटरैक्टिव है। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक चीज क्लिक करता हूँ, तो पूरा डेटा चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसी डैशबोर्ड तुम्हें बनाने का ट्राई करना है। मैं ये इमेज भी भेज दूंगा डैशबोर्ड का मेरे, एंड डेटा भी भेज दूंगा। तुम ट्राई करना एज इट इज बनाने का। अगर खुद से तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इससे बेटर बना सकता हूँ, या फिर ये अलग कलर कॉम्बिनेशन में और बेटर दिखेगा, तो वो तुम लोग कर सकते हो। लेकिन मैं बस एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ भी ना सूझे तो ये तो रहे। क्लियर है? तो मैं ये फाइल नहीं भेजूंगा, मैं डेटा सेट भेजूंगा एंड इसका इमेज भेजूंगा। तुम्हें ट्राई करना है इसको रिक्रिएट करने का। क्लियर है?